गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों में आकाश कुमार बढ़ाना बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आपका। और जैसा आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम देख लें भारत और समकालीन विश्व। उसी के अंदर हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की जितनी भी यूनिट्स हैं आपके 1 to 3 तक हम लोग सारे को बहुत अच्छे से देखेंगे। कल हम लोगों ने आपका 3.4 यूनिट देखी थी आपका, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे किस तरह यूरोप में जब आपका नेपोलियन का जो आपका साम्राज्य समाप्त हो गया था और यूरोप के लोग कैसे आपका रूढ़िवादी विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके बाद जो आज़ादी के लिए वहाँ के लोग जो अपने क्रांतिकारी लोग थे वो किस तरह से अपने क्रांतिकारी हो रहे थे, हम सब आपका उन विषय को, इन सारी चीज़ों को अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे थे। आज हम लोग वहां से प्रारंभ करेंगे जहां से हमारा लेक्चर जो था अंतिम आपका छोटा था। चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको याद होगा बहुत अच्छे से अपन लेक्चर पढ़ रहे थे, तो आपका लेक्चर पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा था। और क्रांतिकारियों के बारे में आपका पढ़ने के बाद एक व्यक्ति का नाम हमारे सामने आपका सबसे पहले निकल के आया, जो एक 24 साल का क्या था, एक युवा था, और उसका नाम क्या था, जेव सेपी मैथसनी। इसको हम लोग देख रहे थे, क्लियर है। और इसने देखा कि इसने कैसे वहाँ क्रांति की विचारधारा को लेकर आया और फिर आपका किस तरह से इसने आपका संगठन बनाए और जिसके सदस्य आपके और देश के लोग भी आपका इसके क्या बने, आपका मेंबर बने। इसको हम लोग आपका देख लिए थे। अब देखिए थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग बात प्रारंभ किए थे तो हम लोग यहीं अंतिम कर दिए थे। यहाँ से देखते हैं। मैसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। मैथ्सनी बोलता है कि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो उसकी मर्जी वो क्या है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र के मनुष्य ही प्राकृतिक क्या है, इकाई है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों में पैदबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्र में व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। अब वो कह रहा है कि जो हमारा इटली है हम उसको छोटा छोटा करके नहीं देख सकते, हम लोग बहुत बड़े रूप में उसको जोड़कर एक गठबंधन बनाकर एकीकृत करके हम लोग गणतंत्र के रूप में उसको देख सकते हैं। एकीकृत ही इटली की मुक्त का आधार हो सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग एकीकरण कर दें तो क्या होगा, उसी से इटली में क्या होगा, मुक्ति का जो आधार है वो तय हो सकता है या उसका बेस बन सकता है। अब देखिए, क्योंकि जब तक आप कहीं क्या नहीं करेंगे बच्चों, आप जब तक किसी देश का एकीकरण नहीं करेंगे, बहुत सारे जो क्षेत्र उनको नहीं मिलाएंगे, तब तक आप मान लीजिए जिस तरह से आप चाहते हैं कि आप देश आपका गणतंत्र बने, एक भावना उसके अंदर उत्पन्न हो, वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमको एकत्रित करना बहुत जरूरी है। उसके इस मॉडल की देखा रेखी में जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र को घोर विरोध कर और प्रजातंत्र गणतंत्रों के अपने सपन से मैथ्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। अब देखिए, मैथ्सनी एक युवा था जिसने बहुत सारे अपने गुप्त आपका संगठन चलाए थे। उस मैथ्सनी ने जो भी उनका घोर जो आपका विरोध किया था, और उस घोर विरोध की वजह से और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का जो उन्होंने अपना सपना देखा था, उससे ही क्या हो गया, मैथ्सनी ने आपकी रूढ़िवादियों को हरा दिया। कौन थे रूढ़िवादी? नेपोलियन सत्ता जब आपके साम्राज्य समाप्त हुआ, उसके बाद जो वहां के मूल जमींदारे बड़े उच्च वर्ग थे, जब उन्होंने शासन किया तो वो अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार ही शासन कर रहे थे। क्लियर है। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। और कह रहे हैं कि जो मैटरनिख था उसने क्या बताया कि जो हमारी समाज व्यवस्था है उसका सबसे खतरनाक क्या है, वो आपका दुश्मन है। ठीक, तो इतना हम लोग आपका इस लेक्चर के माध्यम से वो आपका देखे थे और उसको पूरा अच्छे तरह से आपका समझे थे बच्चों। क्लियर है। हमने क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ा। उससे पहले फिर ध्यान होगा आप लोगों की
1815 के बाद एक नया आपका रूढ़िवादी जो समय था उसको हमने देखा। फिर हमने जो था बच्चों, उससे पहले हमारा लेक्चर हो रहा है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं, इसको हमने पढ़ा। इन सबको पढ़ने के बाद अब क्या है बच्चों, हम एक छोटी सी जनरल जो स्थिति है हम आपके यूरोप के देशों की, हम उनको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम नई तरफ अपना रुख करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है नई तरह का, क्या है नया रुख, क्रांतिकारियों का। अब जो आप क्रांतिकारी थे उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम रहा होगा, एक उनका युग रहा होगा, उन क्रांतियों का भी युग रहा होगा। तो आज उन्हीं क्रांतियों का जो युग यानी कि जो टाइम है, उस टाइम के बीच का हम लोग क्या करेंगे, उनको अध्ययन करेंगे, हम उनको पढ़ेंगे कि ये आपका क्रांतिकारी कब कहाँ थे, क्या उनकी स्थिति थी, थोड़ा सा हम लोग उसको जानेंगे। क्रांतिकारियों का युग 1830 से लेकर 1848 इसी में है। आप भाई ये समझिए कि आप इसको चाहे तो चैप्टर भी मान सकते हैं यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद, चाहे उसके अंदर एक आप यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि यूरोप को राष्ट्रवाद को समझाने के लिए पूरी हर एक कहानी थ्योरी हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं आपका कौन सा बच्चों, क्रांतिकारियों का युग 1830 से लेकर 1848। चलिए देखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोकर देखे जाने लगा। अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत पकड़ी, अपनी मजबूती बनाई या उस पर ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की, तो यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर उदारवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा के जो आपके क्रांतिकारी थे, जो उनकी क्रांति थी, सब उनसे क्या कर रहे थे, उनको जोड़कर, उनको लिंक कर कर उनको देख रहे थे। इटली और जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी ने किया। आप कह रहे कि जितनी भी आपकी क्रांति हो रही थी और जो भी इन क्रांति का जो आपका नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, उदारवादी और आपका जो आपके राष्ट्रवादी लोग थे वो ही कर रहे थे। क्लियर है। जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे, क्या थे, आपका शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। अब देखिए, अब आपको ये समय आएगा, इस समय में आपको समझ आएगा कि जो मध्यम वर्ग है वो कौन है। यानी कि मध्यम वर्ग है ये आपके प्रोफेसर हैं, स्कूल के अध्यापक हैं, क्लर्क हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो शिक्षित लोग हैं। इन्हीं के अंदर राष्ट्रवादी उदारवादी जो विचारधारा है, जो आपकी क्रांति गतिविधियां जो हैं, वो सब यही लोग आपके द्वारा क्या हो रही थी, संपन्न हो रही थी। चाहे भारत की स्थिति को ले लीजिए या बच्चों आप किसी और देश की स्थिति को ले लीजिए, नई युग की शुरुआत हमेशा जो मध्यम वर्ग होता है आपका वही करता है। नई नई चीजों को एक्सेप्ट करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, चाहे वो विश्व हो या कहीं भी हो, वो भी किसे जाता है बच्चों, जो आपका मध्यम वर्ग है उनको जाता। तो ऐसा ही यूरोप के अंदर कौन कर रहे थे, आपके उदारवादी और जो आपके राष्ट्रवादी हैं वो लोग आपका कर रहे थे। चलिए आगे इनको देखते हैं, समझिए थोड़ा सा। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1930 में हुआ। कह रहे कि जो जो अभी क्रांति हो रही थी, उस क्रांति में जो पहला विद्रोह था वो कब था, 1830 में। और कहाँ था आपका, फ्रांस में। ये आपको ध्यान रखना है। बोर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई आपका रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल कर दिया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारी ने उखाड़ फेंका। देखिए नए राजा बने थे, उन राजा को भी जो नई आपकी उदारवादी जो तब क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने जो आपका रूढ़िवादी सत्ता स्थापित हुई थी, जो उसके राजा थे, उनको भी क्या कर दिया, उखाड़ के उनको फेंक दिया। अब देखिए उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। कैसा बच्चों, संवैधानिक राजतंत्र, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स था। कौन थे बच्चों, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स था।
मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। अब देखिए उसने क्या किया है, एक कोटेशन दी है और उसने फ्रांस की महत्वता को बताया है कि अगर फ्रांस आपके छींक दे तो जितने भी यूरोप के देश हैं वो चाहे जर्मन हो, चाहे पोलैंड हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, उनमें क्या हो जाता है, सारे देशों में आपका सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गए। अब जुलाई में क्या हुआ कि जो आपके ब्रसेल्स है, जर्मनी की जो कैपिटल है, वहां भी क्या हो गए बच्चों, आपके जो विद्रोह हैं वो भी आपके भड़क गए, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। और यही कह रहे हैं कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम था उससे कौन अलग हो गया, द नीदरलैंड क्या हो गया, उससे अलग हो गया। यानी कि क्रांतिकारी गतिविधि होने से क्या हो रहा था, जो कोई साम्राज्य किसी राजा के अधीन था वो अपनी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से वो उनसे स्वतंत्र हो रहा था, उनसे अलग जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित विवाह अभिजात वर्ग में, अभिजात का मतलब होगा तो बच्चों वो होता है जो आपका बड़ा वर्ग होता है, पढ़ा लिखा वर्ग, हम उसको क्या बोलते हैं, अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। बच्चों किसका किया, राष्ट्रीय भावना का संचार किया। वही था यूनान का स्वतंत्र संग्राम। और ये क्या था, यूनान का आपका स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का। क्लियर है। 15वीं शताब्दी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। यूरोप में तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानी का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। कब हुआ यूनान के लोगों का आजादी संघर्ष, 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में उदारवादियों का निर्वासन में हो रहे यूनानी के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्या करते थे, अब देखिए कुछ लोग ऐसे थे जो आपका पश्चिमी यूरोप में था, जो आपका यूनानों की जो आपकी संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति, उसके प्रति उनका क्या था, वो सहानुभूति रखते थे कि अच्छी है, ये चीजें हैं। तो यही कारण था। कवियों और कलाकारों ने यूनान को आपका यूरोपीय सभ्यता का पालन पता कर प्रशंसा की। कह रहे जो भी आपके कवि थे और जो भी आपके कलाकार थे, ये लोग क्या कर रहे थे, यूनान की आपका प्रशंसा कर रहे थे। और किस तरह से कि यूनान को क्या कहते हैं, यूरोप का सभ्य पालन बात करने की प्रशंसा की। देखिए यूरोप को अगर कोई आपका सभ्य करने वाला हो तो कौन है, यूनान। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुट गया। और क्या हो गया, ओटोमन साम्राज्य क्या था बच्चों, ये तुर्की साम्राज्य था। और क्या हो गया, इसके विरुद्ध एक आपका जनमानस आपका संघर्ष उठकर क्या हो गया, आपका खड़ा हो गया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और युद्ध के बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कुर्किस्तुनिया संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यानी कि 1832 में यूनान भी क्या बन गया, एक आपका संयुक्त राष्ट्र के रूप में, आपका एक जो देश है, सॉरी बच्चों, संयुक्त नहीं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आपका सामने आ गया। अब देखिए किस तरह से नेपोलियन ओटोमन साम्राज्य ये आपके तुर्की और यूरोप वाले क्षेत्र में, जो एशिया और जो आपका यूरोप का क्षेत्र जो मिलता है, उस समय आपका ओटोमन साम्राज्य उन पर क्या कर रहा था, राज कर रहा था। उसी के साथ पैरेलल जो था आपके बगल में अन्य क्षेत्रों में जो आप था, नेपोलियन शासन कर रहा था। जिस तरह ओटोमन साम्राज्य समाप्त हो रहा था तो वहां से निकलकर वहां के जो कुछ लोग अपने क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, उसी तरह अन्य देश भी आपके अलग हो रहे थे। और धीरे धीरे कर हर देश और कोई ना कोई एक आपका यूरोप का क्षेत्र अपने लिए स्वतंत्रता की और गणतंत्र की, क्लियर है, और एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा था और उसके लिए संघर्ष भी कर रहा था। चाहे कोई उदारवादी राष्ट्रवादी आप क्रांतिकारी रहा हो या फिर कोई आपका मध्यम वर्ग के नए विचारों को एक्सेप्ट करने वाला।
क्लियर है? तो इस तरह आपका यूनान भी क्या बन गया, एक राष्ट्र बन गया। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, अब देखिए थोड़ा आपको समझ रहा है, इसी में पहली यूनिट है, आपको ध्यान दीजिए 3.1। ये 3.1 में क्या है, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। सबसे पहले रूमानी कल्पना को समझते हैं कि क्या होती है कल्पना और भावना क्या होती है। ठीक, कल्पना होती है विचार, कल्पना क्या होता है, विचार, और भावना क्या होती है, हमारे अंदर की जो फीलिंग है। क्लियर है? देखिए राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि जो भी आपका राष्ट्रवाद जो आपका पनप रहा था, वो राष्ट्रवाद ना तो युद्ध से हुआ था, ना जो हम क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र में ला रहे थे उससे हुआ था, बल्कि ये बात चल रही है कि राष्ट्रवाद का विकास, जो राष्ट्रवाद शब्द आया, इसका विकास ही उत्पन्न कैसे हुआ। तो ये नहीं हुआ कि हमने युद्ध करा तो राष्ट्रवाद बन गए, हमने अपना साम्राज्य फैलाया तो राष्ट्रवाद बन गए, नहीं, ऐसा नहीं था। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। क्या करा है, जो राष्ट्र के विचार थे, ध्यान दीजिए बच्चों, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। यानी कि जो हमारा कल्चर है वो सबसे बड़ा पॉइंट है राष्ट्रवाद के विकास के लिए। कला, काव्य, कहानियां, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। बच्चों किसने, जो हमारी कला है, काव्य है, जो हमारी कहानियां हैं, संगीत है, ये सारी ऐसी चीज हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को गढ़ने में हमारा सहयोग किया। आइए हम रूमानी बात को देखें, जो कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्र भावना का विकास करना चाहता था। तो रूमानी बात क्या था बच्चों, ध्यान दीजिए, रूमानी बात क्या था, एक खास तरह की जो राष्ट्र भावना है उसका वो क्या चाहता था बच्चों, विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों का तर्क वितर्क और विज्ञान में महिमा मंडन की आलोचना की गई और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृत अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। क्या बना जाए, यानी कि न विज्ञान हो, महिमा मंडल हो, न कोई ऐसे रहस्यवादी भावना हो, बल्कि सबसे बड़ी क्या हो, देखिए एक इसमें जो ध्यान दे रहे थे मेनली वो क्या है, एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, और क्या हो, एक साझा संस्कृति की झलक, अतीत के राष्ट्र का वो आधार बनाना चाहते थे, वो बेस बनाना चाहते थे। यही रूमानीवाद की कल्पना थी। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से रूमानीवाद की जो घटना है वो किस तरह से हो रही है। क्लियर है बच्चों? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग इसी के अंतर्गत। देखिए जर्मन दार्शनिक योहान गार्डफील्ड ने, रोमानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृत उनके आम लोग में निहित है। कह रहे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सच्ची जो जर्मन के लोग हैं, जो उनकी संस्कृति, वो कहाँ है, आपकी आम लोगों में निहित है। अच्छा बच्चे मुझे एक चीज बताइए, क्या जो संस्कृति होती है वो राष्ट्र में होती है या राष्ट्र के लोगों में होती है? आप कहेंगे सर कि जो संस्कृति का जो प्रचार, भावात्मक चीजें वो लोगों के हृदय में समाहित होती है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमारा देश, हमारी संस्कृति, क्यों राष्ट्र भावना को उत्पन्न करने वाले, उसको जोड़ने वाली अगर कोई चीज है तो वो बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए, वो चीज है आपकी कौन सी, जर्मन। जो उनकी संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, वो उनको जोड़ कर रखती है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोक गीताओं, जन काव्यों, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। और आप कहते हैं कि कैसे दिखेगी, जो आम लोगों के लोकगीत हैं, लोकगीत मतलब जो आम भाषा में गाने वाले जो गाने हैं, गीत है, संगीत है, जन काव्य है, जो लोग कहानियां सुनाते हैं, जिस तरह से नृत्य करते हैं, उन सब के माध्यम से प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति इन स्वरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। क्या था? राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था।
स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग बात करने लगे कि स्थानीय बोली पर जो हम बल दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और स्थानीय जो साहित्य है उनको एकत्र करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, प्राचीन राष्ट्र भावना को वापस लाना नहीं था। हम ये नहीं चाह रहे कि जो हमारा प्राचीन चीज वो वापस आ जाए, बल्कि आधुनिक, ध्यान दीजिए क्या है, बल्कि आधुनिक राष्ट्र संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिनमें से अधिक निरक्षर थे और खास तौर पर पोलैंड में लागू होता था, जिनका 18वीं सदी के अंत तक रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियां के विभाजन, ग्रेट जो पावर थी बच्चों। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु गीत और संगीत के जरिए राष्ट्र की भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोकुस्पिरिया ने राष्ट्रीय संघर्ष के अनेक आपेरा और संगीत के गुणगान किए, जो पोलेनेनस और मागजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया। यानी कि सिंपल वो कह रहे हैं कि जितने भी राष्ट्र के गीत हैं, जो राष्ट्र की भाषाएं हैं, उन्हीं के जरिए राष्ट्र भावना को जीवित रखने का जो काम है वो लोग ये आपका कर रहे थे। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने जो आपकी यूरोप में खासकर जर्मन का जो आपका क्षेत्र है, और यूरोपीय में खासकर जो आपका फ्रांस का क्षेत्र है, किस तरह से वहाँ आपकी क्रांति गतिविधियां हो रही थी उनको हमने देखा, और किस तरह से राष्ट्र की भावनाओं को बनाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह से आपके संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ के भाषाओं में वो आधुनिक रूप से गढ़ रहे थे, ताकि हम लोगों में एक राष्ट्र भावना उत्पन्न हो और एक राष्ट्र भावना का विकास हो। क्लियर है बच्चों? तो आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने एक कुल मिलाकर ये बात करें तो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार विकसित हो रही थी, उन सब विचारों को पढ़ा और उनको समाहित रूप में हमने समझा। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। कल आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि इतना सारा आप लोग रिवीजन कर लेंगे, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत